हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये रैखिक समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का थर्ड वीडियो है। इसके फर्स्ट और सेकंड वीडियो हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और आज हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक सूचना दे दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस यूट्यूब चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, उन सबको मैं बता दूं कि अब एक्सीलेंट स्कूलिंग का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे हिंदी, मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस का टेस्ट एग्जाम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हर संडे को मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस और हिंदी का भी टेस्ट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव के स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दो स्थितियाँ हैं। एक स्थिति में नाव 10 घंटे चल रही है और दूसरी स्थिति में नाव जो है वो 13 घंटे चल रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है अगर ये बोर्ड एग्जाम में आए तो इसको हम छोड़ करके ना आए। ठीक है, इसलिए इसको हम खूब अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का अच्छे से फील लेंगे ताकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और इस क्वेश्चन को हम कैसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है वो समय के साथ हमें भूले ना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को समय के साथ भूल जाते हैं। इसलिए इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो स्थिति में समझेंगे। ये हमारी पहली स्थिति है और पहली स्थिति में आप देख सकते हैं इस पहली स्थिति में जो नाव है वो 10 घंटे चली है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने प्रथम स्थिति में 10 घंटे लिखा है और इस प्रथम स्थिति में आप देख सकते हैं ये धारा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें एक नाव भी दिया गया है। ठीक है, ये जो नाव है ये 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चल रही है, यानी धारा के विपरीत दिशा में ये जो नाव है वो 30 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और 44 किलोमीटर की दूरी जो है वो धारा की दिशा में कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नाव है वो इस दिशा में जा रही है और जो धारा है वो इस नाव के विपरीत दिशा में इस दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नाव है यहाँ पे वो धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये जो नाव है ये पहले धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, फिर उसके बाद ये जो नाव है वो धारा के अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार यही नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, और जब ये धारा की दिशा में चलेगी तो इसके चाल में वृद्धि होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 44 किलोमीटर धारा की दिशा में दूरी तय कर रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और टोटल टाइम जो है वो 10 घंटे है। हमें यहाँ ये नहीं पता है कि ये जो नाव है यहाँ से चल करके 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ये कितना समय ले रही है और धारा की दिशा में चलने पर 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय ले रही है, हमें ये समय नहीं पता है। ठीक है, यानी आने और जाने में जो समय लग रहा है वो हमें नहीं पता है, हमें यही समय निकालना है और इसके लिए हम एक समीकरण भी बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण बनाने से पहले हम दूसरी स्थिति को समझ लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में आप देख सकते हैं ये जो नाव है वो 13 घंटे चल रही है और 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर जो है वो धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरी स्थिति है, इस दूसरी स्थिति में जो नाव है वो 13 घंटे चल रही है। यहाँ पे अभी हमें ये नहीं पता है कि जो नाव है वो जाने में कितना समय ले रही है और आने में कितना समय ले रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नाव है ये धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि ये जो नाव है वो 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर अनुकूल दिशा में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है विपरीत दिशा में और यही नाव यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये धारा की दिशा में चल रही है इसलिए इसकी चाल में वृद्धि होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 55 किलोमीटर दूरी तय कर रही है धारा की दिशा में और यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर दूरी तय करी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये जो क्वेश्चन है इस पूरे पिक्चर को देखने के बाद से ये जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड में सेट हो गया होगा और इस क्वेश्चन को अब चलिए कैसे इसको सॉल्व करना है वो अब देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम मानेंगे कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तब इतना मानने के बाद धारा की अनुकूल दिशा में नाव की जो चाल होगी वो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होगी वो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें x में से y को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नाव है वो धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। तो जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो जो धारा है वो नाव की चाल का विरोध करेगी, इसलिए जो नाव है इसके चाल में कमी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने इसमें से y को घटाया है, क्योंकि x जो है वो नाव की चाल है और y जो है वो धारा की चाल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्थिति 1 के लिए एक समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद हम स्थिति 2 के लिए एक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, स्थिति 1 में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर
तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा जो समय है वो T1 है, और T1 जो है वो 30/x-y है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समय बराबर, आपको पता होगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे दूरी जो है वो 30 किलोमीटर है और जो चाल है वो x-y है। x-y इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नाव है वो धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने x-y लिया है, और यहाँ पे हमने माना भी है जो धारा की विपरीत दिशा में नाव चल रहा है तब उसकी जो चाल है वो x-y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इतना हमारा पहला समय हुआ, यानी धारा के विपरीत 30 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को इतना समय लग रहा है। ठीक है, और जब नाव धारा के अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तब जो T2 समय है वो 44/x+y घंटा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाव जो है वो धारा की दिशा में चल रही है 44 किलोमीटर, इसलिए समय बराबर दूरी बटे चाल वाले सूत्र से यहाँ पे 44 किलोमीटर क्या है, ये दूरी है, और ये क्या है, ये आपका चाल है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे T2 का मान ज्ञात कर लिया है और यहाँ पे T1 का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में पता है कि जो कुल समय है वो 10 घंटे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि कुल समय जो है वो 10 घंटे है इसलिए T1 + T2 बराबर 10 घंटे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस T1 और T2 का मान रखेंगे और यहाँ से एक समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 और T2 का मान यहाँ पे दिया गया है, तो इस T1 और T2 का मान यहाँ पे रखेंगे हम और यहाँ से हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 और T2 का मान रखने पर हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ है और इस समीकरण को हम समीकरण 1 कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सरल रूप में लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1/x-y बराबर a है और 1/x+y बराबर जो है वो b है। ठीक है, तब जो हमारा समीकरण 1 होगा वो इस रूप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसी समीकरण को इस रूप में बदल दिया। ठीक है, ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है इसे हम मानते हैं ये समीकरण 2 है हमारा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम स्थिति 2 के लिए भी एक समीकरण प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने स्थिति 1 के लिए समीकरण प्राप्त किया है, ठीक वैसे ही हम स्थिति 2 के लिए भी एक समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्थिति 2 लिखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो स्थिति 2 है, इस स्थिति 2 में कुल समय जो है वो 13 घंटे है और जो नाव है वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चल रही है और धारा के अनुकूल दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर दूरी तय करने में जो लगा समय है वो T3 है और T3 जो है वो 40/x-y के बराबर है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा जो समय है वो T4 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो T4 है वो 55/x+y घंटे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें T3 और T4 का मान ज्ञात हो गया है। अब हम क्या करेंगे, T3 और T4 को जोड़ेंगे। जिस प्रकार हमने स्थिति 1 में T1 और T2 को जोड़ा था ठीक वैसे ही यहाँ पे हम T3 और T4 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कुल समय जो है वो 13 घंटे है, तो जब हम T3 और T4 को जोड़ेंगे तो कुल समय जो होगा वो 13 घंटे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस T3 और T4 में इसका मान रखेंगे और यहाँ से हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जब हम T3 और T4 का मान रखेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा और हम मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है ये हमारा तीसरा समीकरण है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को भी उसी प्रकार से सिंप्लीफाई कर देंगे जिस प्रकार हमने स्थिति 1 में समीकरण 1 को सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्थिति 1 की तरह मान लेते हैं कि 1/x-y बराबर a है और 1/x+y बराबर b है। ठीक है, तो जब हम इस समीकरण 3 में 1/x-y बराबर a और 1/x+y बराबर b जब मानेंगे तो जो हमें समीकरण प्राप्त होगा वो ये समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो 40a + 55b बराबर 13 है। ठीक है, अब हम इस समीकरण को मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है वो हमारा चौथा समीकरण है। अब हमें क्या करना है, स्थिति 1 में जो समीकरण प्राप्त हुआ था समीकरण 2 और इस दूसरी स्थिति में जो हमें ये चौथा समीकरण प्राप्त हुआ है, इन दोनों समीकरणों को तुलना करके हमें a और b का मान ज्ञात करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों स्थितियों से प्राप्त समीकरण 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा समीकरण 2 है और समीकरण 4 ये हमारा समीकरण 4 है। इसमें क्रमशः 4 और 3 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 4 से गुणा करेंगे और इसमें हम समीकरण 4 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और गुणा करने के बाद हम इसमें से इसको घटा देंगे और वहाँ से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो जब हम समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा और जब हम इस समीकरण 4 में 3 से गुणा करेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब हम इन समीकरणों को घटाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 120a जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जब हम 176b में से 165b जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 11b प्राप्त होगा। ठीक है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 40 में से 39 घटाया तो हमें यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमें b का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं b का मान जो है वो 1/11 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण b का मान जो है वो समीकरण 2 में रख करके यहाँ से हम a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा समीकरण 2 है, इसमें जब हम b का मान रखेंगे तो हमें यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा a का वो 1/5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे b और a का मान प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में माना था कि 1/x - y बराबर a और 1/x + y बराबर b हमने माना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a और b का मान रखेंगे और यहाँ से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस समीकरण में a का मान रखेंगे और यहाँ पे जब हम a का मान रखेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा। और हम मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है ये हमारा 5वां समीकरण है। और जब हम इस समीकरण में b का मान रखेंगे तो हमें जो समीकरण 6 प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा, x + y बराबर 11। ठीक है, ये हमारा 6वां समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इस 5वें और 6वें समीकरण को जोड़ देंगे और वहाँ से x और y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x - y बराबर 5, ये हमारा समीकरण 5 है, और ये है हमारा समीकरण 6, x + y बराबर 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे y जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x का जो मान होगा वो 8 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस x के मान को हम समीकरण 5 में रख करके वहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप समीकरण 6 में भी रख सकते हैं या फिर 5 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 5 में रखेंगे x का मान तो यहाँ पे हमें y का जो मान प्राप्त होगा वो 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो y का मान हमें प्राप्त हुआ है ये धारा की चाल है और ये जो x का मान है ये नाव की चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि शांत जल में नाव की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका 6 अंकों में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड में आ सकता था। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।